हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है, अभी से तैयारी करना है और दिल से पढ़ना है। ठीक है, दिल से, दिल लगा के नहीं पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, समझ गए। 12th है। अच्छा ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली जो इसमें चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 10th में ही पढ़ा होगा, वही डेफिनेशन है, उसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली हम पोटेंशियल भी बोल देंगे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले कंडीशन समझें आप। हमने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लिया, क्यू सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है या पोटेंशियल का सोर्स है, पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। हमने यहाँ पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज लिया Q नॉट, और ये मान लिया कि ये इन्फिनिटी पे रखा है। ये कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। अब आपको क्या करना है, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। मतलब इस सोर्स चार्ज A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसकी बात करेंगे। देखो आपको लग रहा है ये टेस्ट चार्ज की बात नहीं करेंगे, वो तो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज है। हम किसकी बात करेंगे? सोर्स चार्ज की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? सोर्स चार्ज। जैसे आप एग्जाम में देखते हो कि जब आपका एग्जाम है, यहाँ पर टेस्ट है, तो उस समय आप टेस्ट चार्ज हो, आप कुछ नहीं कर पूछ सकते, आपको जो आता है करना। पूछेगा कौन? जो एग्जामिनर, जिसने पेपर बनाया वो पूछेगा। तो यहाँ पर ही समझना है कि यहाँ पर सोर्स चार्ज की बात है, सोर्स चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके इफेक्ट की कोई बात नहीं करना, वो टेस्ट चार्ज है। अब क्या हो रहा है, टेस्ट चार्ज को आपने क्या करा, इन्फिनिटी से लेके आए और यहाँ रख दिया। अब एक चीज यहाँ पर ऐसे कंडीशन बताता हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0। मतलब इस लाइन के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां तक ये चार्ज यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या हुआ, आप जब सोर्स टेस्ट चार्ज को लेके चले यहां से लेके, तो जब यहां चलेंगे तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इतने एरिया में, इन्फिनिटी से यहां तक। तो इसको यहां से यहां तक लाने में तो कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये इस रेंज के अंदर एंटर करेगा, ये Q नॉट, तभी ये प्लस Q चार्ज उसे धक्का देने लगेगा। अब इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लिया इतने पार्ट में लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, 0। इतने में करना पड़ा, वो हो गया 10 जूल। तो हम यही तो बोलेंगे, यहां से यहां लाने में कितना हुआ? 10 जूल। इतने में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहां तो हुआ, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 10 जूल। तो हमने ये लिखा कि वर्क डन हो रहा है एक चार्ज Q नॉट जो इन्फिनिटी से लेकर यहां ले आए, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लेके आए। तो इसमें लिखा इन्फिनिटी टू पॉइंट A, इन्फिनिटी से लेके चले A पॉइंट पर लेके आ गए, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू A। किसको लेके आए? इस Q नॉट को, तो नीचे लिख दिया Q नॉट। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल के। ये पोटेंशियल किसका निकल के आया? इसका। देखो, लेके उसको आए, यहां रखा और पोटेंशियल आ गया इसका। यही डेफिनेशन है इसकी। अब डेफिनेशन समझे, बोल रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q एट अ पॉइंट P इज डिफाइंड एज, ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलम के चार्ज को लाकर यहां से यहां जब आप रखेंगे, तो जितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन यहां पर लाकर रखने में वो किसके बराबर होगा? इस चार्ज के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग बताता हूं, समझना। देखो बहुत आसान है। सपोज कर लिया आप ये Q नॉट चार्ज, इसको यहां से यहां लाके रखा आपने वर्क डन करा 10 जूल।
कितना हो गया, यहाँ से यहाँ लाके रखने में 10 जूल। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, 10 जूल पर कूलम हो गई, यानी कि कितना आ गया, 10 जूल पर कूलम। और क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 10 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो आप इस चार्ज को क्यू नॉट को यहां से यहां लेके आए, जिसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट, मैग्नीट्यूड कितना यूनिट। देखो एक चीज समझना, कई बार कंफ्यूजन, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे एक तो यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, या और दूसरी भी यूनिट्स हैं, न्यूटन, डायन, उसके बाद दिखाना है। हम बोलते हैं यूनिट फोर्स, यूनिट फोर्स का मतलब हो गया 1 न्यूटन फोर्स की बात करें। यूनिट टाइम 1 सेकेंड, अब कई बच्चों को लग रहा है 1 सेकेंड 1 मिनट, 1 मिनट भी हो सकता है, सेकेंड इसलिए बोल दिया, ऐसा यूनिट है टाइम की। ऐसे किसी बोले यूनिट लेंथ तो 1 मीटर, यूनिट चार्ज तो 1 कूलम। तो यूनिट जब बोल दिया तो हम मतलब समझना है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हम क्या, आपने ला के इस चार्ज को यहां रखा, इतना वर्क डन हुआ 1 कूलम के चार्ज को लाने में, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट। वही डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। डेफिनेशन हो गई, ये हो गया आपकी पोटेंशियल की। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया यही केस है, अब हमने क्या कर दिया, यहां पे ले लिया बी पॉइंट। इस बार हमने कंसीडर किया कि हमारा चार्ज ये क्यू नॉट इंफिनिटी पर ना होकर कहां रखा है, ए पॉइंट पर। इसमें कंडीशन ये लेना है, आप समझना। दूसरी डेफिनेशन क्या है, पहली होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए कंडीशन ये है कि ये दोनों ही पॉइंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। पहले केस में क्या था, पहले केस में ये वाला तो पॉइंट था नहीं आपका, एक पॉइंट था ए और दूसरा हमारा इंफिनिटी। तो एक पॉइंट इंफिनिटी पे था, ध्यान रखना इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो एक पॉइंट इंफिनिटी पर वहां पोटेंशियल 0, और दूसरा पॉइंट कहां था, ए, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तभी तो यहां से लेके आए, तो यहां तक फोर्स लगा, इधर एंटर करा, फोर्स लगा। लेकिन अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ही पॉइंट इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, इस चार्ज को जब Q नॉट को आप A से B तक ले जाओगे, तो ये इधर से इधर ले जाएंगे A से B, और ये इसको क्या करेगा, धक्का लगाएगा, तो आपको वर्क डन फिर करना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे, हमने लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। तो कैसे लिखा, A से B ले जाने में जो वर्क डन हुआ। अब चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिट मैग्नीट्यूड का 1 कूलम का ले रखा है। अब Q नॉट लिख दिया, अब इक्वल्स टू स्टार्ट हुए यहां पर, यहां पोटेंशियल कितना हो गया, VA, और B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, VB। तो हमने क्या कर दिया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल। तो फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल यानी जहां चले उसके पोटेंशियल को माइनस कर दिया, VB माइनस VA लिखेंगे। A से B की तरफ चले ना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इतना। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करोगे वो पुट कर दो, नीचे इस चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यूनिट आपकी सेम रहना है, जूल पर कूलम और वोल्ट, वोल्ट ज्यादा यूज होती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसी में हम फिर से कंडीशन लगा दे रहे हैं। कैसे, अगर हम ये मान लें ये दोनों डेफिनेशन के बाद कि हमारा ए पॉइंट हम इसको शिफ्ट करके कहां पहुंचा दें, इन्फिनिटी पर। ए पॉइंट को शिफ्ट करके कहां पहुंचा दें, इन्फिनिटी पर। तो बी तो यहीं रहेगा, तो हमने लिखा VB, और हमारा ए पॉइंट शिफ्ट होकर कहां चला गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। तो अगर ये यहां चला जाएगा तो इसकी जगह पुट कर देंगे 0। ए पॉइंट इन्फिनिटी पे गया तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। तो क्या लिख देंगे, W। अब ए की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, और बी के प्लेस पे तो बी, और Q नॉट के प्लेस पे Q नॉट। तो फिर वही आ गया, VB इक्वल्स टू W इन्फिनिटी B अपॉन Q नॉट। समझ में आया, देखो जो पहले फॉर्मूला निकाला वही फॉर्मूला फिर बन गया। तो ये अगर हम जर्नल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जर्नल हो गया पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये जर्नल फॉर्मूला हो गया। अब पॉइंट इसलिए नहीं लिख रहे हैं ए बी, ये तो कोई भी मैंने ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, कोई बी यहाँ लिख सकता है, ए यहाँ लिख सकता है, कोई और भी पॉइंट उसको कंसीडर करते हैं, एम एन ऐसे कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये जनरल हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें एक पॉइंट और समझना बच्चों कि कभी कभी क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है क्या ये जो चार्ज है ये हमेशा 1 कूलम का होगा, ये टेस्ट चार्ज? तो ऐसा नहीं, ये 1 कूलम से ज़्यादा का भी हो सकता है, जैसे 2, 3 तो लग रहा है डेफिनेशन में तो यूनिट बोला है कि यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब क्या होगा? तो देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, आसान है बहुत। आप वेलोसिटी निकालते हो, एक ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करा? 100 मीटर, यूनिट नहीं लिख रहे, और कितने टाइम में करा? टाइम मैंने ले लिया 20 सेकेंड, यानी कि ये मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये सेकेंड। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया? 5। अब बताओ इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड। आ गई नहीं आ गई? यानी कि 1 सेकेंड की वैल्यू, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। तो इसी तरीके से जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हो, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसकी बात करते हो, तो मान लो कोई भी चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाके रखा, वर्क डन हो गया आपका 20 जूल। 20 जूल हो गया। अब उस चार्ज की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट तो है नहीं, मान लो उसकी यूनिट वैल्यू है 5 कूलम, 5 कूलम मान लिया। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे आंसर? 4 जूल पर कूलम आ गया, नहीं आ गया? यानी कि वैल्यू तो पर कूलम की आनी है। इसको सॉल्व करके वैल्यू कितने भी हो, वो 1 कूलम होगी तब भी पर कूलम ही आएगी 1 कूलम के लिए, 1 से ज़्यादा होगी तब भी वो पर कूलम ही आएगी। इसीलिए डेफिनेशन में आप कंफ्यूज ना हो कि वो लिखा है 1 कूलम के चार्ज को लाने में, तो लगता है कि शायद हमेशा ये 1 कूलम का ही दे रखा होगा, लेकिन ऐसे वो ज़्यादा भी दे रखा होगा, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो पर कूलम की ही वैल्यू आएगी। इतना समझ में आया? गुड। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक डेफिनेशन और है। डेफिनेशन ये है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। किसको कहना? 1 वोल्ट को। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो अगर हम 1 वोल्ट को 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखवाया और पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाया, तो दोनों के अकॉर्डिंग समझाता हूं मैं आपको। बड़ा आसान सा है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, ये हो गया। अब डायग्राम बनाया था, प्लस Q चार्ज ले लिया था, पहला डायग्राम हमने यहां बना दिया, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये इन्फिनिटी हो गया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा और यहां पे ले आए A पॉइंट। अब कह रहे हैं ये जो सोर्स चार्ज है इसका पोटेंशियल A पॉइंट पर 1 वोल्ट होगा, ये प्रूफ कर दो, या मतलब डिफाइन करना कि ये चार्ज यहां पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 वोल्ट होगा, यानी 1 वोल्ट को डिफाइन करना। तो क्या हुआ, हम इसको इन्फिनिटी से लाके जब A पॉइंट पे रखा तो हमने क्या लिख दिया? इन्फिनिटी टू यही तो लिखा था, Q नॉट को लेके आए थे, तो पोटेंशियल किस पॉइंट का आ गया? A पॉइंट का। जिस पॉइंट पे लाके रखोगे उसी पॉइंट का तो पोटेंशियल निकलेगा। अब अगर बताओ इन्फिनिटी से इस Q नॉट को लाकर यहां रखने में अगर 1 जूल वर्क डन होता है, फॉर एग्जांपल 1 जूल वर्क डन हो रहा है, और इस चार्ज की वैल्यू भी 1 जूल है, सॉरी इन्फिनिटी से इसको यहां लाके रखने में कितना वर्क डन हुआ? 1 जूल, और जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कूलम। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1 जूल पर कूलम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 1 जूल पर कूलम, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट। तो कितनी आसान डेफिनेशन। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट ए या कोई भी दूसरा पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। किसी चार्ज की वजह से ए पॉइंट है, जो भी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है। कब? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, 1 जूल का वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके चलो और उस पॉइंट पर रख दो। अगर 1 जूल का वर्क डन हुआ 1 कूलम के चार्ज को लाने में, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। सिंपल, समझ आया? अब दूसरा है, दूसरा हमने ऐसे फॉर्मूला लिखा है, VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB, ये लिखवाया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उसमें क्या करा था? एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, यानी कि VB माइनस V है, तो वो उसमें भी वही डेफिनेशन बोलना है
कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस पॉइंट से यहां लाने में जो वर्क डन हुआ Q नॉट को वो 1 जूल हो गया और इसकी Q नॉट की वैल्यू कितनी 1, तो फिर वही आ जाएगा 1 जूल पर कूलम और 1 वोल्ट। समझ में आया बात? तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा, उसकी डेफिनेशन होगी। देखो सिंपल चीज है, जब भी इस तरीके से डिफाइन करना है 1 1 कर देना, 1 1 आप कर देंगे। अब जैसे मैं आपने ओम्स लॉ पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ये ओम्स लॉ 10th क्लास में। अब कह रहे कोई भाई रेजिस्टेंस 1 ओम डिफाइन करो, तो हमें पता है कि भैया वोल्टेज को अगर 1 वोल्ट लिख दें, करंट को 1 एम्पियर लिख दें, तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर और 1 ओम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, अगर उस वायर से जो ये वायर मान लो उससे जो बैटरी लगा दी, वो बैटरी कितने वोल्टेज दे रही है 1 वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज कितने 1 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। और जब उस बैटरी को इस वायर से लगाया तो बैटरी कितना करंट देगी 1 एम्पियर। अगर ये हो रहा है तो उस वायर की रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी 1 ओम। सिंपल है, R इक्वल टू V अपॉन आई, इसको ही 1 कर दो, इसको ही 1 कर दो, हो गया काम। समझ में आया ये? तो ये हो गई आपकी दो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, इट्स ओके। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन वहां भी आया था, तो अभी मैं ये डेरिवेशन करवाऊंगा, फिर उन दोनों फॉर्मूले को लिखकर आपको कंपेयर कराऊंगा, वो कब लगेगा, ये कब लगेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 2 फॉर्मूले पढ़े थे, उनसे भी आपको सिमिलरिटी बताऊंगा। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है ठीक है, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंस, सिमिलरिटी, अपोजिशन इनके अकॉर्डिंग पढ़ें। मतलब मेरा कहने का ये कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर उसमें दूसरे टॉपिक में बिल्कुल सिमिलरिटी है, ये ऐसा था यहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल याद रखें ताकि वो आपकी हेल्प करेगा बिना एफर्ट के। कि कोई एक तो चीज़ आपने याद कर रखी है तो आपको दूसरी याद करनी नहीं है, दूसरा कहीं पर आपको ऐसा लगता है अरे हमने यहाँ पढ़ा, ये तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो उसको याद कर लो कि भाई ये इसका जस्ट अपोजिट है। कुछ में ऐसा होता है थोड़ा सा चेंज कर दिया, अरे ये तो इसका एक्सप्रेशन बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है, तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि लास्ट में बहुत सारा मटेरियल हो जाता है एग्जाम के टाइम में। तो पहले से स्टार्टिंग से एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी कि किस तरीके से याद करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट कैसे कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो उसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है। तो क्या करना है, एक सोर्स चार्ज किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। बात समझ में आया? तो देखो जो डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले डायग्राम बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हमें कैसे करना है और किस तरीके से डेरिवेशन जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इस डेरिवेशन में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपने डेफिनेशन पढ़ी। देखो ये हमारा सोर्स चार्ज है और इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पर, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं, P पॉइंट पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। यानी कि सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस P पॉइंट पर ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। आपको समझ आई बात को? ठीक। अब क्या किया हमने, मान लिया कि एक टेस्ट चार्ज है जो इंफिनिटी पर है। ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है ये शो कर रही है कि इसके राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, देखो अच्छी समझ लेना। टेस्ट चार्ज की जब बात करें तो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल उसके तो भूल जाओ। बट टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव नेचर का होगा, उस पर दूसरा फोर्स लगा सकता है, बस ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मान के चलना है। अब कौन प्रोड्यूस करेगा, तो सोर्स चार्ज, तभी उसका नाम रखा सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, जो पोटेंशियल का सोर्स है। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये चार्ज यहाँ कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो हम अगर कह रहे हैं इस लाइन के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के बाद खत्म हो जा रही है। ठीक। अब क्या हो रहा है, जब आप इसको यहां से लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से, तो यहां से यहां लाए तो कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ा। जैसे ही आप इस लाइन के लेफ्ट में आओगे इधर, अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये चार्ज अब इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा।
अब ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे कोई आ रहा है वहाँ से, कोई गांव में जाते हैं, कोई अपनी भैंस को चरा रहा है तो अपनी भैंस या गाय को लेके आ रहा है। अब ये Q0 जो हो गई गाय होगी, अब अपनी गाय को लेके आ रहा है, गाय जा रही है, इस तरीके से गाय वाला भी जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, पता चला गाय ने आगे देख लिया कोई शेर या ऐसा चीता खड़ा हुआ देख लिया। अब क्या हुआ, गाय घबरा गई। अब गाय भागेगी वापस। अब जब वापस भागेगी तो अब उसको गाय वाले को एफर्ट करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए या इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अगर उसे जाना है आगे तो उसे तो खींचना। तो यही चीज समझना है कि यहाँ से Q0 को लेके चले, कुछ वर्क डन नहीं हुआ, वो तो ऐसे आ रहा है क्योंकि ये इस Q0 पे फोर्स ही नहीं लगा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स भी नहीं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, तो F इज इक्वल टू EQ। तो अगर E नहीं होगा तो फोर्स कहाँ से लगेगा। अब जैसे ही आप इस लाइन के लेफ्ट में आए, भैया इसने क्या करा, सोर्स चार्ज ने Q0 को धक्का देना शुरू कर दिया। अब आप उसे लेके आ रहे कहाँ रखना है आपको, यहाँ P पॉइंट पर। इतनी बात है समझ में। अब आप ये सोचो कि अगर आप Q0 को लेके यहाँ चलोगे तो कभी यहाँ जितने भी पॉइंट बना सकते हैं यहाँ तक, हर पॉइंट पर ये Q0 टेस्ट चार्ज कभी ना कभी क्रॉस करेगा ही करेगा। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, फाइनल यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की जर्नी के बीच में 2 पॉइंट ले लिए। वो पॉइंट है एक A और एक B। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि A से B तक ले जाने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये निकालेंगे हम। लाना तो उसको यहाँ से यहाँ है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट ले लिए और ये देखेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। जब एक्सप्रेशन बन जाएगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फिजिक्स में ये करते हैं, छोटे से पार्ट के लिए इक्वेशन बना ली, इंटीग्रेट कर दिया, टोटल निकाल दिया 12th में, और 11th में आपने देखा। और बड़े पार्ट की वैल्यू देर की छोटी से निकालना, डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। तो इसी तरीके से करेंगे। तो अब उसके लिए A से B पर आएगा कितना वर्क डन होगा वो निकालना। अब उसके लिए और चीज समझना है। सपोज कर लो ये A पॉइंट पर अभी है, देखो टेस्ट चार्ज एक ही है, इसकी पोजीशन दिखा रही है, अभी यहाँ पर है, फिर इसको लेके आए तो यहाँ पर आ गया। तो अब ये कंफ्यूज ना हो, 2 बना दिए, यहाँ भी बना दिया, वहां भी बना दिया। अब क्या हो रहा है, ये A पॉइंट पर है तो ये जो सोर्स चार्ज है इसे धक्का दे रहा है लेफ्ट टू राइट, ये लिखा फोर्स। अब आप कहाँ ले जा रहे हैं, आपको ले जाना है राइट टू लेफ्ट। तो आपने डिस्प्लेसमेंट करा इधर, तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया और इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाया, इस F और ds के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, डिस्प्लेसमेंट का राइट टू लेफ्ट, तो ये 180 डिग्री एंगल हो गया। और ये जो टेस्ट चार्ज रखा है A पॉइंट पर, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x ले लिया हमने। इतना है समझे। अब डेरिवेशन करते हैं, A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन। अच्छा एक चीज समझना, कर क्यों रहे ऐसा, ये कि यहां रखा, यहां आप खुद देखो, जो डेफिनेशन की बात हमने की थी पोटेंशियल की, हम कह रहे हैं सोर्स चार्ज का P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q एट अ पॉइंट P इज डिफाइंड एज समझना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, यानी इंफिनिटी से इसे यहां लाकर जब आप रखोगे तो जितना वर्क डन होगा 1 कूलम के चार्ज को लाने में, इस चार्ज की वैल्यू कितनी मान ली 1 कूलम, वो वर्क डन क्या करेगा, इस सोर्स चार्ज का यहाँ पोटेंशियल बताएगा, यानी पोटेंशियल के बराबर होगा। इसीलिए हम वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां के लिए वर्क डन निकालेंगे, लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन करा वो निकाल लेंगे, तो वर्क डन पोटेंशियल के बराबर तो हो जाएगा। समझ में आया। अब जरा डेरिवेशन देखो तो और समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, हमने लिखा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की जगह F, डिस्प्लेसमेंट की जगह dx, डॉट लगा दिया, यहां लिखा dw। देखो वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला था Fs, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। समझ आया। उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर कि F के प्लेस पर F का मैग्नीट्यूड बिना एरो के लिखा, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म में है, ये स्केलर में। dx के प्लेस पर dx का मैग्नीट्यूड, अब इन दोनों के बीच में एंगल, डॉट हटाते क्या लगाते, cos थीटा, डॉट हटाते cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। कैसे पता चल गया भैया, यहां से पता चल गया, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180। ठीक है, तो यहां हो गया dw। अब क्या किया, F dx, अब cos 180 की वैल्यू याद है कितनी होती है, cos 180, यार याद कर लो जिसको नहीं याद है, आएगी बार बार -1। ठीक है, तो -1 है तो हमने लिख दिया -1, तो माइनस यहां लगा दिया। ठीक है, जिन बच्चों को याद हो तो अच्छी बात है। अब इस F के प्लेस पे क्या लिखेंगे,
ये टेस्ट चार्ज रखा है ए पॉइंट पर, ये सोर्स चार्ज यहाँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से फोर्स लगा रहा है। देखो फोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां पर ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे, इस F की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया, कूलम्स, फर्स्ट चैप्टर में था नहीं था, तो क्या था K Q1 Q2 था ना, तो हमारा Q1 की प्लेस पर ये, Q2 के प्लेस पर Q0, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है x, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो वो x लिख दिया, और dx के प्लेस पर लिख दिया भैया dx, और ये w के प्लेस पर dw के प्लेस पर dw। अब ये एक्सप्रेशन बन गया, यानी कि a पॉइंट से b पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमने लिखा w इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन k Q0 dx अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया। अब एक चीज समझो, देखो इंटीग्रेशन दोनों तरफ होता है, लेकिन क्या है, d इसका इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट w आना है, dw है तो dw, dx है तो x, dt है तो t, तो क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, इंटीग्रेशन का यहाँ नहीं लगाते, राइट हैंड साइड लगा देते, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया w, वही आना है। अब क्या हो रहा है, अब लगाएंगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट का मतलब कहाँ से चले, अब लिमिट कैसे लगाते हैं, क्या मेथड है उसको थोड़ा समझ। देखो आप चले कहाँ, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस यहाँ पर, पहले तो ये समझना है कि हमें लिमिट लगाना किसके अकॉर्डिंग है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिमिट लगाना है, टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है, कैसे लगाना है। तो पहले देखो इसमें k है, q है, q0, ये तो कांस्टेंट है। अब ये जो dx दे रखा है x, ये वेरिएबल हो गया, क्यों, क्योंकि इस x में वेरिएशन आ सकता है। देखो चार्ज है, इसमें तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इनकी वैल्यू k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो ये x में वेरिएशन आ सकता है, इस पॉइंट को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर ही समझना है, हम जो वेरिएबल टर्म आपको दिख रही हो उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगती है, वैसे भी जब वो वहां आगे से चलेगा तो डिस्टेंस में तो चेंज आना है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें x के अकॉर्डिंग लिमिट लगानी है, डिस्टेंस। तो जो चार्ज है कहां पर, Q0 टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस इससे कितना हो जाएगा, सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी, और लाके रखना कहां है, या P पॉइंट पर, वो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल, तो जहां लाके रखना है उस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना होगा, r, तो ये लिमिट लगा दे, नीचे लगा इन्फिनिटी, ऊपर लगाया r। तो आपको ये याद रखना है कि जहां से चलते हैं वो लिमिट नीचे लगाते हैं, और जहां पहुंचे वो लिमिट लगाया ऊपर, तो नीचे लगा इन्फिनिटी, ऊपर लगाया। अब समझना है, जो इस पॉइंट का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, P पॉइंट का डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो। बिना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके स्कूल का डिस्टेंस बताओ, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते, क्यों, वो पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, उसको बताना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर लोकेशन। अगर आपके आसपास कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, कोई जगह है, तो वहां से बोलता है तो हर एक का आंसर सेम होगा। ऐसे कोई बोल दे बताओ डिस्टेंस कितना है, तो आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए क्या किया, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम इस प्लस क्यू से बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी के डिस्टेंस की बात हम प्लस क्यू से कर रहे हैं, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जहां से चले उसका डिस्टेंस हो गया इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी, और लाके रखा यहां, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया सोर्स चार्ज से r, तो इन्फिनिटी से r लगा दिया लिमिट। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, उनका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। अब ये इतने तो k Q0 कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी, ये लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई, 1/x स्क्वायर dx हो गया। इतना आगे समझ में, माइनस k Q0 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया ताकि इसको फॉर्मूले की फॉर्म में बना लिया, ताकि इसका इंटीग्रेशन हो जाए x की पावर 2, यानी कि x स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ तो -2 dx हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले गए तो जो पावर होती है वो तो सेम रहती है, बस साइन यहाँ प्लस का था तो माइनस, अगर यहाँ x टू दी पावर -2 होता तो ऊपर जाने पर +2 हो जाता। अब क्या होगा, -k Q0 हो गया ना। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, x टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, नीचे जो लिमिट लगी नीचे लगा दो, ऊपर जो लिमिट लगी ऊपर। ये कैसे आ गया मैं बता दे रहा हूं, अगर आपने कर रखा होगा तो आपको पता होगा। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, ये होता है एक फॉर्मूला। तो इसमें क्या करते हैं, x के प्लेस पर x लिखा, n के प्लेस पर n लिखा, ये पावर हो गई और पावर में 1 ऐड कर दिया। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, x की जगह x लिखेंगे, बेस पावर जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और पूरी पावर को नीचे लिख देंगे n+1 और प्लस c लगा देते हैं। एक एग्जांपल समझने बहुत आसान से, जैसे x स्क्वायर dx लिखा है तो मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर है इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना जगह 3, तो यानी कि 2 + 1
अपॉन 2 + 1 पूरी पावर लिख दिया प्लस सी, और ये हो गया x³ अपॉन 3 + सी, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, जो पावर थी उसमें 1 ऐड कर दिया, पूरी पावर को नीचे लिख दिया। एक चीज समझ ले, अब यहाँ तो c लगा दिया है हमने, पर यहाँ तो c लगा नहीं रहे, तो ये बिना लिमिट का इंटीग्रेशन है, ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें बिना लिमिट वाले में c लगता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट लगी होती है उसमें ये c नहीं लगता। इतना आप समझ ले, उसमें c नहीं लगेगा, लिमिट वाले में c नहीं लगेगा, बिना लिमिट वाले में लगेगा। यानी कि बिना लिमिट वाले को क्या बोल रहे हैं, इनडेफिनेट, और लिमिट वाले को डेफिनेट, क्योंकि ये लिमिट के अंदर ही इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं इसको डेफिनेट है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहां पर इक्वल टू ये हो गया हमारा KQ0। अब x⁻⁴ क्या आ जाएगा, -1 अपॉन -1, यही तो आएगा इंफिनिटी, और r आ गया -2 + 1, और इसको देख लो तो -KQ0। अब देखो इस माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर -1 है, जब इसे डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये x हो जाएगा, यानी कि ये x नीचे आ गया, इसकी पावर 1 थी तो यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ -1 थी तो यहाँ +1 हो गया, ऊपर से नीचे लाए साइन चेंज हो गया। लिमिट ऐसी लगा दो इन्फिनिटी से यार। अब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है, ये तो आपका w चल ही रहा है, फिर आपका हुआ KQ0। अब क्या करा, इसके प्लेस पर अपर लिमिट, ये लिमिट लगाने का तरीका है, तो लिख दिया 1 अपॉन x की जगह r लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का लगाया, इसके प्लेस पर लोअर लिमिट इन्फिनिटी कर दिया। अब क्या हो गया, KQ0, और ये हो गया 1 अपॉन r, और ये हो गया 0। 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करा, 0 हो गया। अब इसमें थोड़ा बेसिक बता दूं आपको साथ में, देखो एनी नंबर, मैं से बता देता हूँ, एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये हमेशा आपका 0 हो, कोई भी नंबर हो और इन्फिनिटी से डिवाइड करो 0। फिर क्या है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और 0 अपॉन एनी नंबर तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 याद रखना, ये इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वो 0। समझ आई बात, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या करते हैं हम, W अपॉन इस Q0 को ले आओ यहाँ पर इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा Q0 KQ, और ये क्या आ जाएगा, ये तो ये R में इसके नीचे लिख देता हूँ R। अब W अपॉन Q किसके रहा हो जाएगा, V पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये हो गया KQ अपॉन R। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, और उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू K क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4πε0 Q अपॉन R। इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इस सोर्स चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब मैं आपको इसमें 2 छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर से भी वो थोड़ा मैच करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, यहां पर हमारा समझना है ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकाला और डिस्टेंस दे रखा है R, यही तो था, ये केस की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। सपोज कर लो ये डिस्टेंस नहीं दे रखा होता, इस सोर्स चार्ज का P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना होता, तो आप यहां पर क्या करते, एक टेस्ट चार्ज रख देते। तो ये टेस्ट चार्ज कहां से आया, इन्फिनिटी से लेके आए, तो फॉर्मूला हमारा कल क्या बना था, V, मैंने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताया था, और पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक फॉर्मूला ये भी है पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू W अपॉन Q0। तो एक चीज समझो, ये फॉर्मूला भी इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल निकालेगा, ये फॉर्मूला भी इसी चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेगा, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप इस फॉर्मूले में इस चार्ज का ही पोटेंशियल निकाल लें, लेकिन वैल्यू इस टेस्ट चार्ज की रखेंगे, ये ध्यान रखना है। और जब इसी चार्ज का पोटेंशियल निकाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस चार्ज की वैल्यू रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है।
दोनों ही फॉर्मूले इसी चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू, यानी कि जब इस सोर्स चार्ज की पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालोगे तो पी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा होगा उसकी वैल्यू, और इसको इन्फिनिटी से लाकर यहाँ रखने में कितना वर्क डन हुआ वो वर्क डन तब आएगा। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बता देता हूँ। ई एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, दूसरा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। अब अगर इस सोर्स चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिस्टेंस दे नहीं रखा है, ये फॉर्मूला लगाया निकल रहा है। इसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिस्टेंस दे रखा है, ये फॉर्मूला लगाया निकल आएगा। ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर ये फॉर्मूला लगाया तो इसकी वैल्यू नहीं लिखना है यहाँ पर, फिर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू लिखना है इसकी, ये ध्यान रखना। और अगर ये फॉर्मूला लगाया तो फिर इसकी वैल्यू रखना है। निकलेगा हर बार में इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी निकलेगा इससे भी, लेकिन देख रहे हो इसमें इसकी वैल्यू पुट करना है और ये फॉर्मूला यूज करना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, मैंने दोनों में बता दिया कि जिस तरीके से पोटेंशियल वाले में ये दो फॉर्मूले आए, यही चीज इसमें कंडीशन भी मैच करेगी। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन दे रखा होता है और बच्चे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर डिस्टेंस नहीं दे रखा होता है, एक सोर्स चार्ज दिया होता है, एक टेस्ट चार्ज, तब कंफ्यूजन होता है कि हमें इन दोनों में से किसकी वैल्यू लिखना है। क्योंकि बोला तो ये होता है इसका निकालो पोटेंशियल, अब दोनों की वैल्यू दे रखा तो लगता है भाई जिसका बोला उसी की पुट कर दे, नहीं, टेस्ट चार्ज की वैल्यू रखना है वहां पर। ठीक है, समझ आया? इट्स ओके। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको चीज़ समझ में आती है, तो आप जो है लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें फीडबैक देगा, हमें अप्रिशिएट करेगा और वीडियो बनाने के लिए और एफर्ट करने के लिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पर इवन अगर कोई डेफिनेशन होगी तो मैं आपके सारे डाउट लेके एक डाउट नट करके या कोई भी दूसरा ऐसे करके डाउट क्लास करके मैं डाल दूंगा, उसमें आपकी सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ें और रेगुलरिटी से पढ़ें। आप डेली पढ़ें, ऐसा ना करें एक दिन तो आपने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया ना, फिर 2-3 दिन तक गायब। ये नहीं, हर सब्जेक्ट को डेली, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की अगर बात करें तो उनको डेली रेगुलरिटी से टाइम दें, यूनिफॉर्म मेहनत करते रहें, लगातार धीरे धीरे चलते रहें, सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन यूनिफॉर्म मेहनत करते हैं, रोज पढ़ें, गैप ना करें। ओके।